साल 1985 मार्च का महीना था। तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। उत्तर प्रदेश की कुल 425 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर की एक सीट चिल्लू पार पर पूरे प्रदेश की नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि वहां से एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा था जो जेल में बंद था। उस पर हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रसूका के तहत ये शख्स जेल में बंद था। लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि इस 52 साल के शख्स ने गोरखपुर में कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार मार्कंडेय चंद को करीब 22,000 वोटों से मात दे दी है। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, माफिया के गॉडफादर कहे जाने वाले हरशंकर तिवारी हैं। ये वही तिवारी हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लाया गया था। ये वही तिवारी हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार जेल में रहते हुए चुनाव जीतने का इतिहास बनाया था। हरशंकर तिवारी ने चिल्लू पार से विधायक बनकर अपराध और राजनीति का ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि दूसरा कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। अब हरशंकर तिवारी कौन थे, कैसे बने इतने बड़े कद्दावर नेता, आइए जानते हैं। 70 के दशक में पूरे गोरखपुर की राजनीति के केंद्र में सिर्फ एक जाति ठाकुरों का ही वर्चस्व था। ये वो दौर था जब गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल में पढ़ाई के सबसे बड़े केंद्र में से एक था। इस विश्वविद्यालय में भी ठाकुरों का ही वर्चस्व था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रविंद्र सिंह हुआ करते थे। इसी दौर में ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हरशंकर तिवारी भी गोरखपुर में मौजूद थे। हरशंकर तिवारी एक किराए पर कमरा लेकर गोरखपुर में रहते थे। ठाकुरों के विरोधी ब्राह्मणों को लामबंद कर वो उनकी राजनीति किया करते थे। ठेके पट्टे से लेकर ब्राह्मणों की आपसी लड़ाई और झगड़े भी हरशंकर तिवारी ही सुलझाने लगे थे, और प्रशासन हरशंकर तिवारी की इसमें मदद कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि गोरखपुर में ठाकुर या ब्राह्मण किसी का भी वर्चस्व रहे। यहीं से गोरखपुर में शुरू हो गई ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई। इस लड़ाई ने गैंगवार का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मणों की ओर से अकेले हरशंकर तिवारी ने मोर्चा संभाल रखा था, तो ठाकुरों की ओर से रविंद्र सिंह को एक और शख्स वीरेंद्र शाही का साथ मिला। रविंद्र सिंह विधायक भी बन गए, लेकिन 1978 में लखनऊ में रविंद्र सिंह की हत्या हो गई। अब ठाकुरों का सारा दारोमदार वीरेंद्र शाही पर आ गया। अब वीरेंद्र शाही ठाकुरों के सबसे बड़े नेता थे। ऐसे में हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की लड़ाई बढ़ती गई और आए दिन गैंगवार होने लगा। हर रोज हत्याएं होने लगी, हर रोज ठेके पट्टे के लिए सरेआम गोलियां चलने लगी। गोरखपुर शहर के लोगों ने हरशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही की लड़ाई को तिवारी हाथा बनाम शक्ति सदन का नाम दे दिया। हरशंकर तिवारी जब किराए के कमरे से बड़े घर में शिफ्ट हुए थे तो उनके घर पर दरबार लगती थी। इसी दरबार के लगने से हरशंकर तिवारी के घर को हाथा कहा जाता था। आज भी हरशंकर तिवारी का घर तिवारी हाथा के रूप में जाना जाता है। वहीं वीरेंद्र शाही के घर का नाम शक्ति सदन था, तो दोनों की लड़ाई शक्ति सदन बनाम तिवारी हाथा हो गई। इसका अखाड़ा गोरखपुर का रेलवे बना, क्योंकि दोनों को पैसे चाहिए थे। ये पैसे रेलवे के टेंडर से मिलने थे, जिसके लिए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फिर हरशंकर तिवारी को मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रसूका के तहत जेल में डलवा दिया। लेकिन हरशंकर तिवारी यहाँ पर रुके नहीं और 1985 में जेल से ही निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत भी हासिल की। इसी बीच 1985 में ही वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री बन गए। वो रहने वाले गोरखपुर के थे तो सब जानते थे और सबको जानते थे। वीर बहादुर सिंह गैंगस्टर एक्ट लेकर आए
और उन्होंने पहला गैंगस्टर एक्ट हरिशंकर तिवारी पर लगा दिया। लेकिन हरिशंकर तिवारी अब माननीय विधायक थे। उन्होंने पहला चुनाव जीतने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपराध के ऊपर राजनीति का मुलम्मा चढ़ाकर उन्होंने खुद को ऐसे पेश किया कि वो हर सरकार की जरूरत बनते चले गए। 1985 में कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हराने वाले हरिशंकर तिवारी चंद दिनों में ही कांग्रेस के चहेते भी बन गए। उस वक्त पूरे देश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता के तौर पर कमलापति त्रिपाठी जाने जाते थे। हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर में ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम करवाया और उसमें पंडित कमलापति त्रिपाठी को भी आमंत्रित किया। तो कमलापति त्रिपाठी उनके कार्यक्रम में आए। वह जाने लगे तो हरिशंकर तिवारी भी साथ गए और उन्हें छोड़कर लौटे तो पुलिस ने हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को पता चला तो शहर में बवाल हो गया। पूरे शहर में जय जय शंकर जय हरिशंकर के नारे गूंजने लगे। खबर कमलापति त्रिपाठी तक भी पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से बात की और फिर हरिशंकर तिवारी को रिहा करवा लिया। ब्राह्मणों में जो जगह कमलापति त्रिपाठी की थी वैसी ही अब जगह हरिशंकर तिवारी की भी हो गई थी। इन सब के बाद कांग्रेस ने खुले दिल से हरिशंकर तिवारी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और साल 1989 में विधानसभा का टिकट दे दिया। हरिशंकर तिवारी 1989 से जीते तो इतना जीते कि लगातार 2007 तक चिल्लू पार से सिर्फ वही विधायक बनते रहे। इसी बीच कई सरकारें आई और गई, लेकिन हर सरकार में हरिशंकर तिवारी मंत्री जरूर बनते थे। चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता की हो, चाहे राजनाथ सिंह की हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की हो या चाहे मायावती की हो, हरिशंकर तिवारी बीजेपी से लेकर सपा बसपा और हर पार्टी की जरूरत बन गए थे। उनकी इसी राजनीतिक रसूख ने उन्हें अपराधियों का भी चहेता और दुश्मन भी बना दिया था। ऐसा ही एक दुश्मन बन बैठा था जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला, जो चिल्लू पार के ही मामखोर गांव का रहने वाला था। वो श्री प्रकाश शुक्ला जिसने हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ में सरेआम AK-47 से गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। 1997 में हुई इस हत्या के पीछे कहा गया हाथ तो हरिशंकर तिवारी का ही है, लेकिन तब श्री प्रकाश शुक्ला ने हरिशंकर तिवारी को भी मारने की कसम खा ली, क्योंकि वो भी विधायक बनना चाहता था। वो वहीं से विधायक बनना चाहता था जहां से हरिशंकर तिवारी विधायक थे। श्री प्रकाश शुक्ला के कहने में दम भी था, क्योंकि उसने वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे कद्दावर नेता की हत्या की थी और बिहार सरकार में मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की भी हत्या की थी। तो ऐसे में उसे हरिशंकर तिवारी की भी हत्या करने में कोई परेशानी नहीं आती। 1993 में पहली हत्या के बाद अगर हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को न बचाया होता तो एक हत्या के बाद ही पकड़ा जाता, लेकिन हरिशंकर तिवारी के सह पे ही उसने इतनी हत्याएं की कि गिनती ही नहीं है। लेकिन इसी सब के बीच श्री प्रकाश शुक्ला मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी लेने के कारण यूपी STF के हाथों मारा गया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी भी हरिशंकर तिवारी के हाथे से ही निकले थे, जिन्होंने हरिशंकर तिवारी के धुर विरोधी वीरेंद्र शाही को महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से 1989 के विधानसभा चुनाव में ऐसी मात दी कि वीरेंद्र शाही को राजनीति से संन्यास लेना पड़ा और फिर 1997 में उनकी हत्या हो गई। अभी के माफिया चाहे ब्रजेश सिंह हो या फिर मुख्तार अंसारी, इनको बनाने में भी हरिशंकर तिवारी की ही भूमिका रही है। आपको बता दें कि हरिशंकर तिवारी के 2 शार्प शूटर हुआ करते थे, लेकिन दोनों ही ठाकुर बिरादरी से थे। इनका नाम था साहेब सिंह और मटनू सिंह। वक्त के साथ ये दोनों अलग हो गए और दोनों में दुश्मनी हो गई, क्योंकि साहेब सिंह के एक नज़दीकी त्रिभुवन सिंह के बड़े पिता की ज़मीन पर मटनू सिंह ने अपना कब्जा कर लिया था। साहेब सिंह ने इसका विरोध किया तो मटनू सिंह ने साहेब सिंह के खास रहे त्रिभुवन सिंह के 3 भाइयों और उनके पिता की हत्या कर दी। मुख्तार अंसारी के अपराध की शुरुआत इसी मटनू गैंग से हुई थी। वहीं ब्रजेश सिंह के अपराध की शुरुआत साहेब सिंह गैंग से मिलकर हुई, लेकिन एक दिन गाजीपुर में ही मटनू सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई। इल्जाम लगा साहेब सिंह पर और फिर मटनू सिंह के भाई साधु सिंह ने गैंग की कमान संभालने का ऐलान किया
वो अपने भाई की हत्या का बदला लेता। इससे पहले 1999 में उसकी भी हत्या हो गई। तब उस गैंग की कमान संभाली मुख्तार अंसारी ने। वहीं मुख्तार अंसारी की गैंग संभालने के बाद साहिब सिंह की भी हत्या हो गई। तब उस गैंग की कमान संभाली ब्रजेश सिंह ने। उसके बाद ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी की दावत में कैसे पूर्वांचल गोलियों से दहलता रहा और कैसे इन दोनों की अपराध में राजनीतिक कॉकटेल को मिलाकर पूरे पूर्वांचल की राजनीति का अपराधीकरण कर दिया, उसकी कहानी फिर कभी। हरशंकर तिवारी ने 2007 के बाद कोई चुनाव नहीं जीता। राजनीतिक विरासत उनके बेटों ने संभाली। एक बेटा सांसद बना तो दूसरा विधायक। हरशंकर तिवारी का किडनी फेलियर के चलते 16 मई 2023 को निधन हो गया। लेकिन राजनीति के अपराध के राजनीतिकरण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल के चाहे जितने भी माफिया हों, चाहे जिंदा हों या मृत हों, उनके होने की वजह सिर्फ एक है, हरशंकर तिवारी। ये थी कहानी माफिया हरशंकर तिवारी की।